हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको क्लास 7 के इतिहास के पार्ट 1 के दूसरा भाग बताऊंगी। सॉरी कि मैं बहुत लेट वीडियो बनाती हूँ, कुछ काम आ जाते हैं। तो हम चलते हैं चैप्टर पर। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या, अलग अलग प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे हम पिछले साल हमने यानी कि छठी की क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुप्त वंश शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस पुस्तक में 700 और 1700 के बीच में हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अब इस काल में इतिहासकार के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया कि जो पिछले युग में वैसे ही चलती आ रही थी चीज़ें। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण, लिखित सामग्री इन पर ही निर्भर थे। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। कुछ इस युग में प्रमाणिक और लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक में बताया कि जो 13वीं शताब्दी थी उसमें एक विद्वान ने एक प्रतिलिपि को ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास कागज़ नहीं था तो उन्होंने एक पांडुलिपि को धो दिया और उसे सुखाकर फिर उस पर दूसरी पांडुलिपि लिखी गई। और दूसरी सदी में क्या हुआ कि आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं, तभी आपकी अच्छी किस्मत अच्छी है कि दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट के दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं तो हम उसकी कैसे वैल्यू करते हैं। देखिए, अब इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया, ठीक है, जो कि हम क्या कहते हैं 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत। अब देखो यहाँ पर पहले पुरानी चीज़ें किस पर चल रही थी, पहले चल रही थी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, लिखित सामग्री थी। अब यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे धर्मशास्त्र, धर्मों के ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, शासक कैसा, उनके जीवन कैसा था, वो क्या क्या करते थे, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली कैसी थी, करों के खाते, उनके जो क्या कहते हैं खाता कैसा था उनका, ठीक है। और संतों के लेखन समझ रहे हैं आप, जैसे कि संतों के बारे में, संत किस प्रकार के थे, किस प्रकार के उपदेश थे, कौन से लोग उनसे जुड़ते थे, वो कहाँ पर रहते थे, ये सब बारे में। और उपदेश, उन्होंने कौन कौन सा उपदेश दिया। अर्जियाँ, अब जो कानून व्यवस्था होती है उसमें कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर आती है, तो लोगों की किस प्रकार की समस्याएं थी, किस प्रकार से उसको सुलझाया गया। अदालतों के दस्तावेज, अब अर्जियां लगी तो अदालत भी होगी। हिसाब और करों के खाते, अब हिसाब में आप लगा सकते हैं किसी भी वस्तुओं का लेन देन, खाने पीने का, फसलों का। और करों के खाते, कर जो नॉर्मल इंसान थे उन पे किस प्रकार के कर लगाए गए, और व्यापारियों पे और भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों पर किस प्रकार के किस किस चीज़ के कर लगाए गए, उनके खाते आदि लिखने में प्रयोग करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका प्रयोग करना कठिन भी होता है। अब हम देखते हैं कैसे। अब क्या होता है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, तो लिपिक व नकल वीस हाथ से या पांडुलिपि को लिखते हैं। इसमें बताया गया कि अगर हम किसी का भी कोई भी मित्र है, अगर हम उसका होमवर्क उतारते हैं तो उसकी हैंडराइटिंग समझने में हमें परेशानी आती है। और जैसा हम कभी कभी अपने आप मित्र की लिखावट समझ नहीं आती तो हमें मजबूरी में अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि जिसने लिखा है वो तो है नहीं यहाँ पर। तो हम इसे मोटे और छोटे तौर पर हम क्या कर देते हैं, थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। और पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ ऐसा ही होता है, छोटे मोटे मगर फेरबदल तो चलते ही रहते हैं। कई बार कई शब्द हो जाते हैं, कई बार कई वाक्य हो जाते हैं। सदी दर सदी प्रतिलिपियां कभी भी एक दूसरे से अलग होती गई और एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलेंगी और हमें बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई लिपियों को पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने लिखा क्या था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। काफ़ी सारी प्रतिलिपियां जो कि नकल होती है उनको पढ़ना पड़ता है एग्जैक्टली था क्या।
कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर मूल वृत्तांत में संशोधन कर देते हैं और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जयालुद्दीन बर्दी ने अपने वृत्तांत 1356 में कई बार दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा, जो दोनों में अंतर है। लेकिन सन 1971 में इतिहासकारों को पहला वाला जो वृत्तांत था उसकी जानकारी ही नहीं थी, वो कहीं पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में दबा पड़ा था। अब हम आगे चलते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1700 बीच में हजारों वर्षों का इतिहास इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती था और मुख्य रूप से पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का दर्शन हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र बारूद को कहते हैं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ये तमाम नई प्रौद्योगिकी फसलें उन लोगों के साथ लेकर आए, उनके साथ उनके विचार भी लेकर आए, जिससे हमारे काल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन आते चले गए। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ गई। अब क्या होता है कि जहां पर अवसर कम हो जाते हैं लोग वहां पर छोड़ जाते हैं और जहां अवसर ज़्यादा होते हैं उसकी तलाश में आगे चले जाते हैं। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूसरी जगह पर यात्रा करने लगे। उस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अनेक संभावनाएं मौजूद। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवा में सेवारत रहते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशिकों का कार्य करने वाली जातियां होती हैं, कायस्थ आदि समूहों से उठाया गया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था, अन्य परिवर्तन क्षेत्रों में अधिक तेजी आ रही थी। पर्यावास में, पर्यावास क्या होता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन शैली। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई वनवासियों को मजबूर होना पड़ा और एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों की एक नए समूह से बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ रहे थे। स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब हम काम तो करें बट उसके वजह हम कुछ मिल नहीं रहा है। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मवेशी मतलब जानवर, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियां उपजातियों में बंट गए और अनेक पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा देने लग गया। ये दर्जे स्थायी कभी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कभी सत्ता थी, कभी प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण। इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते गए। एक ही जाति के किसी क्षेत्र पर में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों और व्यवहारों का निर्णय करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करवाते थे। इस इलाकों में जाति पंचायत होती थी, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों का पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर